कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आखिर वो समय आ चुका है जहां से कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली है। आर्यमन और जागृति की जिंदगी में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव, एक हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर कौन है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, जानते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन फोन पर बात कर रहे शख्स की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक चुका था। अब तक आर्यमन की आवाज कांपने लगी थी। उसने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। ये सब कैसे हो सकता है? नो, देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन। सामने से बात कर रहे शख्स ने जब अपनी बात एक बार फिर से दोहराई तो आर्यमन के हाथ से उसका फोन छूटकर वहीं फ्लोर पर गिर चुका था, जिसके बाद आर्यमन के पांव लड़खड़ा गए और उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। आर्यमन इस समय रूम के डोर पर ही खड़ा था, जिसकी वजह से जागृति भी उसकी बातें सुन पा रही थी, जिसके साथ ही वो आर्यमन के एक्सप्रेशंस भी देख पा रही थी। जागृति को समझते देर नहीं लगी कि जरूर कोई बड़ी बात है जिसने आर्यमन को यूं इस तरह से शॉक में डाल दिया। जागृति अपनी जगह से उठी और उसने अपने पांव को जमीन पर रखते हुए उस पर हल्का सा जोर डाला और वहां से वो आर्यमन की तरफ बढ़ने लगी। जागृति ने आर्यमन के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, आर्यमन सब ठीक है ना? आर्यमन ने अपने दोनों हाथों को अपने सर से हटाते हुए जागृति की तरफ एक नजर देखा, जिसके बाद वो जागृति को बिना कुछ बताए वहां से जा चुका था। जागृति को समझ तो आ ही चुका था कि जरूर कुछ तो बड़ी बात है जिसने आर्यमन को इस तरह से परेशान किया है, लेकिन क्या? वो बताए बिना ही आर्यमन वहां से जा चुका था। इधर सीढ़ियां उतरते हुए आर्यमन की नजर दादी के रूम से आकृति की गोद में बाहर आते निवान पर पड़ी, तो उसने अपनी नजरें फेर ली और वहां से तेज कदमों से बाहर निकल गया। आकृति भी इस पल समझ नहीं पाई कि आर्यमन को हुआ क्या है। आर्यमन ने कार में बैठते के साथ ही सबसे पहले वीर को कॉल लगाया। वीर, कहाँ है तू? आई नीड यू इमीडिएटली। वीर ने आर्यमन को जवाब दिया, भाई मैं असल में टाउन से बाहर था, अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं आउटिंग पर हूँ। टेल मी क्या हुआ है? आर्यमन ने अब उस फोन पर बात कर रहे शख्स की कही हुई बात एक एक बात वर्ड टू वर्ड वीर को बताई, तो वीर का भी सेम यही रिएक्शन था। वो तो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। उसने आर्यमन से कहा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आर्यमन ने जवाब दिया, मैं वहीं जा रहा हूं, सेंडिंग यू द लोकेशन, कम फास्ट। आर्यमन ने अपनी बात खत्म की और फोन रख दिया, जिसके बाद उसने अपनी कार को बहुत ही स्पीड से चलाना शुरू कर दिया। इधर आकृति आर्यमन के जाने के बाद निवान को गोद में लिए जागृति के रूम में आई तो उसने जागृति को परेशान देखा। आकृति ने जागृति से पूछा, भाभी ये भाई को क्या हुआ है? सामने से ऐसे निकल गए जैसे हमें देखा ही नहीं। मुझे छोड़ो, निवान को भी नहीं देखा उन्होंने, तो कुछ परेशानी में लग रहे थे भाई। जागृति ने टेंस आवाज में आकृति को जवाब दिया, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, ऐसी कौन सी बात है जिसे फोन पर सुनने के बाद आर्यमन इतना टेंस हो गए। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी में चले गए। आकृति से बात करने के बाद जागृति अपने आप से ही पूछ रही थी, मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा आर्यमन की प्रॉब्लम से? असल में तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद है, लेकिन जागृति इतना इनह्यूमन होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जागृति को यही परेशानी अंदर से खाए जा रही थी। इधर आर्यमन अपनी कार को पूरी स्पीड से चला रहा था। उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। आर्यमन जैसे जैसे उस डायरेक्शन में बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। आर्यमन ने रास्ते से ही अपने डैड को भी कॉल कर दिया था। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद आर्यमन फाइनली वहां पहुंच चुका था जहां उसे पहुंचना था। आर्यमन ने देखा तो वहां काफी भीड़ पहले से ही जमा थी। पुलिस और एम्बुलेंस भी अब तक वहां आ चुकी थी। आर्यवीर और डैड से पहले आर्यमन वहां पहुंच चुका था। आर्यमन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके साथ साथ ठंड होने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। आर्यमन आखिर जब भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचा तो फोन पर उस शख्स की कही हुई बात उसे सच नजर आ रही थी। आर्यमन ने देखा तो एक स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी को सफेद रंग के कपड़ों में मुंह तक कवर किए हुए 2 लोग उसे एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रहे थे।
जब आर्यमन तेज कदमों से उस और बढ़ा, उसने स्ट्रेचर पर रखी उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाया तो उसका दिल वो नजारा देखकर बैठ चुका था। ये आस्था थी जिसका वहां एक्सीडेंट हुआ था। उसकी डैमेज कार को देखकर ही पता चल पा रहा था कि अगर कोई भी इस कार को ड्राइव कर रहा होता तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। ये एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था, आर्यमन की आंखों में गुलाबीपन आ चुका था आस्था को यूं इस तरह से बेजान अपनी नजरों के सामने पड़ा हुआ देखकर। आज सुबह तक भी आस्था सही सलामत उसकी नजरों के सामने थी। आर्यमन के लिए अपनी बहन की नफरत बर्दाश्त करना उसे इस तरह से देखने से कई गुना ज्यादा आसान थी। आर्यमन की समझ ने इस समय काम करना बंद कर दिया था जब एक पुलिस वाले ने आर्यमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, आप आइए, हम इन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। आर्यमन ने पुलिस वाले की तरफ देखा, जिसके बाद वो आस्था की तरफ बढ़ा और उसने उसकी कलाई को अपने हाथ में थामकर उसकी पल्स ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब एक नर्स ने आर्यमन को जवाब दिया, सर, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं, शी इज डेड। आर्यमन ने जब आस्था के चेहरे की तरफ देखा तो उसके उस खूबसूरत से चेहरे पर जगह जगह चोटों के निशान थे, जिसमें से खून बहकर उसके चेहरे पर जम चुका था। आर्यमन के तो इमोशंस भी इस समय जवाब दे चुके थे। आर्यमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, लेकिन आर्यमन ने अपने एक हाथ के जोर से आस्था के स्ट्रेचर को मजबूती से थाम लिया। वो दोनों वार्ड बॉय मिलकर भी आस्था के स्ट्रेचर को हिला नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले ने आर्यमन के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए कहा, सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उनकी हादसे में मौत हो चुकी है, आप आगे के प्रोसेस को होने दीजिए और उन्हें लाश को ले जाने दीजिए। इतना ही सुनना था कि आर्यमन ने गुस्से में पलटते हुए पुलिस वाले को घूरा। पुलिस वाले की नजरों से जब आर्यमन की वो गुस्से और दुख में डूबी गुलाबी आंखें मिली तो उसने घबराकर अपने कदम पीछे ले लिए। आर्यमन ने गुस्से में दांत भींचते हुए उसे कहा, जिसे तुम लाश बोल रहे हो वो मेरी बहन है। अगर तुमने एक बार फिर उसे लाश कहा तो मैं तुम्हें लाश बना दूंगा। ये सब आर्यमन बिना आसपास की परवाह किए गुस्से में गरजते हुए उस पुलिस वाले को बोल रहा था। पुलिस वाले ने घबराते हुए अपने कदम वहां से पीछे ले लिए थे। अभी आर्यमन पलटा भी नहीं था कि उसे अपने हाथ पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। आर्यमन ने पलट कर देखा तो ये उसके डैड थे। आर्यमन ने इस पल बिना कुछ सोचे समझे उन्हें गले से लगा लिया। दोनों वार्ड बॉय और पुलिस वालों ने चैन की सांस ली, जिसके बाद वो आस्था की डेड बॉडी को वहां से एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। आर्यमन के डैड के गार्ड्स ने आर्यमन और उसके डैड को कवर किया, जिसके साथ आर्यमन के डैड उसे अपनी कार की तरफ ले गए। आर्यमन अपने डैड के साथ ही उस हॉस्पिटल में जाने वाला था जहां आस्था की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा था। आर्यमन के जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर आस्था की कार यहां क्या कर रही थी? ना तो ये उसके ऑफिस से घर का रूट है और ना ही उसकी कोई आउटडोर मीटिंग थी। फिर आस्था की कार का यहां घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर एक्सीडेंट होना आर्यमन के गले से नहीं उतर रहा था। आर्यमन के डैड का ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। आर्यमन और उसके डैड पीछे कार की सीट पर बैठे थे। आर्यमन के डैड की आंखें भी नम हो चुकी थी। आर्यवीर को वहां से सीधे हॉस्पिटल आने के लिए बोल दिया गया था। तो क्या आर्यमन की बहन आस्था के साथ हुआ यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, क्या लगता है आपको, क्या ये एक नेचुरल एक्सीडेंट है या फिर कोई साजिश?